अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। फ़र्ज़ कीजिए कि हम एक मूवी देख रहे हैं और उस मूवी का नाम है 10,000 BC। बहुत मशहूर मूवी है और इस मूवी में आपको कुछ चीज़ें हैरान करेंगी। मसलन यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े जानवर दिखाए गए हैं और वाक़ई साइंस भी ये कहती है कि तकरीबन 12,000 साल पहले आज से जानवरों के साइज़ काफ़ी बड़े थे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक ख़ास मकसद के लिए इस मूवी की तरफ लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि ये वो वक्त था और इससे पहले वो वक्त था जब इंसान जंगलों में रहता था और शहर आबाद करने जा रहा था। ये वो वक्त था जब इंसानों का वास्ता नित नए बड़े खूंखार दरिंदों से, जानवरों से पड़ता रहता था। और बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको एक सिनेरियो दे रहा हूँ और उस सिनेरियो में आपने मुझे बताना है कि अगर इस सिनेरियो में आप हो तो आप क्या करेंगे। फ़र्ज़ कीजिए कि आज से 10-12 हज़ार साल पहले आप एक जंगल में घूम रहे हैं और जब आप जंगल में घूम रहे हैं तो अचानक आपके सामने एक खूंखार भेड़िया आ जाता है, वुल्फ आ जाता है। आपने वुल्फ को देखा, वुल्फ ने आपको देखा। अब आपने फ़ौरन भागना है। दो अतराफ हैं जिस तरफ आप भाग सकते हैं। आपके पीछे एक तरफ को पहाड़ियां हैं और दूसरी तरफ एक तालाब है। अब मेरा आप सवाल ये है कि आप किस तरफ भागेंगे। जी जी बिल्कुल, आप सोचिए और मुझे जवाब दीजिए कि आप क्या पहाड़ियों की तरफ भागेंगे या आप तालाब की तरफ भागेंगे। कितनी देर आप सोचेंगे और सोचकर ये फैसला करेंगे। जब मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की वर्कशॉप्स करवाता हूं तो लोगों से अमूमन ये सवाल पूछता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हम तालाब की तरफ भागेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि हम पहाड़ियों की तरफ भागेंगे। लेकिन अगला सवाल मेरा ये होता है कि क्या उस वक्त आप सोचने का, थिंकिंग करने का खतरा मोल ले सकते हैं? जी नहीं। उस वक्त आप भागेंगे, उस वक्त आप फौरन भागेंगे, बगैर सोचे समझे भागेंगे और फिर कुछ देर के बाद आपको ये एहसास होगा कि मैंने किस तरफ को भागना है। क्या मैंने पहाड़ी की तरफ जाना है या मैंने तालाब की तरफ जाना है। लेकिन जब आपके सामने थ्रेट आता है, जब आपके सामने भेड़िया आता है, जब आपके सामने सांप आता है, तो उस वक्त आप ये नहीं सोचते कि मैं दाईं तरफ को भागूंगा या मैं बाईं तरफ को भागूंगा। आप जिस तरफ से थ्रेट को आते हुए देख रहे हैं, आप बिल्कुल उसके मुखालिफ सिमत में फौरन भागना शुरू कर देंगे। बाज़ औक़ात तो इंसान जंप लगाकर भागना शुरू कर देता है, क्योंकि उस वक्त इंसान सोच नहीं सकता। दिमाग की साइंस ये कहती है कि उस वक्त आप सोच नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हर इंसान के पास अपना कंट्रोल होता है या कंट्रोल यूनिट होता है, जिस तरीके से ये रिमोट कंट्रोल आपने देखा हुआ। जब आप थ्रेट देखते हैं तो कंट्रोल आपसे थोड़ी देर के लिए जिस चीज से आप थ्रेट महसूस कर रहे हैं उसके पास चला जाता है। तो इस वक्त आपका रिमोट कंट्रोल आपके पास नहीं रहा, आपका रिमोट कंट्रोल भेड़िए के पास चला गया। और भेड़िया, अब क्योंकि आपके पास आपका रिमोट कंट्रोल नहीं है, तो अब आप सोचने और समझने, फैसला करने, अच्छे फैसले करने की कुव्वत खो चुके हैं। मैं आपको मॉडर्न एज में लेके आता हूँ, आज के ज़माने में लेके आता हूँ। हम भेड़िए को तब्दील कर देते हैं बिजली से, आसमानी बिजली से। फ़र्ज़ कीजिए कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक पावर प्लांट में शिफ्ट इंचार्ज हैं। आपका काम यह है कि पावर प्लांट में गैस टर्बाइंस और बॉयलर्स जो चल रहे हैं उनसे प्रोडक्टिविटी भी लेनी है, यानी उनसे काम भी करवाना है, आपने पूरा काम भी लेना है और उसके साथ साथ सेफ्टी का भी ख्याल रखना है कि किसी भी इक्विपमेंट या किसी भी इंसान को किसी किस्म का गजंद ना पहुंचे। आप शिफ्ट में बैठे हुए हैं, बाहर बादल आए हुए हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है और थंडरस्टॉर्म भी है, आसमानी बिजली भी गिर रही है। अचानक कंट्रोल रूम में तेज अलार्म बोलना शुरू कर देते हैं, बजना शुरू कर देते हैं। अब फौरन आंखें उठाते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ। तो पता चलता है कि एक बॉयलर में जो चूल्हे जल रहे थे, बर्नर्स थे, वो बुझ गए। आपके लिए ये एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। आपने जल्दी से पूछा अपने बोर्डमैन से, अपने साथियों से कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि जी सर, बॉयलर के बर्नर्स बंद हो गए। अब हर बर्नर पर या अमूमन एक बॉयलर में कम से कम 2 ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं जो उन चूल्हों को जलते हुए देख रहे होते हैं, उनकी आग को, उसकी इंटेंसिटी को मेयर कर रहे होते हैं। वो दोनों सेंसर या वो चारों सेंसर्स आपको ये बता रहे हैं कि सारे चूल्हे बंद हो गए। ये बॉयलर 100 kg के प्रेशर, उससे ज़्यादा प्रेशर होता है बॉयलर का। जो स्टीम का प्रेशर है वो 100 kg से ज़्यादा है,
टेम्परेचर 350 डिग्री सेंटीग्रेड, 400 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो प्रेशर वेसल है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। आम लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि ये एक बम है और उसके अंदर जो आपको इंडिकेशन आ रही थी वो बंद हो गई। अब आप क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको भेड़िया नजर आया। याद है वो जो मैंने आपको भेड़िए वाली मिसाल दी थी? ये मॉडर्न भेड़िया, ये वो हालात है जो आपको एकदम स्ट्रेस में लाते हैं, जो आपको एम्पावर्ड कर देते हैं, कि आपको जो ओवरवेल्म कर देते हैं। और अब आपने डिसीजन लेना है। अब आप एक डिसीजन तो ये ले सकते हैं कि जी फौरन बंद कर दिया जाए सब कुछ, और दूसरा डिसीजन आप ये ले सकते हैं कि आप बोर्डमैन को कहें कि मुझे बाकी पैरामीटर्स बताएं कि क्या प्रेशर नॉर्मल है, टेम्परेचर नॉर्मल है, और उसके साथ आप ये सोचें कि बाहर बिजली, आसमानी बिजली गिर रही है, बारिश है, मौसम है। आसमानी बिजली गिरने से क्या होता है? वोल्टेजेस इंड्यूस होती हैं ज़मीन में। आपके जितने भी सिस्टम लगे होते हैं वो ग्राउंडेड होते हैं। फैक्ट्री में जितने भी सिस्टम्स लगे होते हैं वो ज़मीन के साथ ग्राउंडेड होते हैं। तो जब आसमानी बिजली गिरती है तो वोल्टेज ज़मीन में इंड्यूस होती है, और उसका इफेक्ट ये होता है कि बाज़ इंस्ट्रूमेंट कुछ देर के लिए वक्ती तौर पर मेल फंक्शन कर जाते हैं, गलत रिपोर्टिंग करना शुरू कर देते हैं। और गलत रिपोर्टिंग अमूमन फ्लेम स्कैनर्स में उन इंस्ट्रूमेंट्स में होती है जो कि फ्लेम को पढ़ रहे होते हैं या वाइब्रेशन सिस्टम्स में होते हैं। अगर तो आपने ये सोचा तो फिर आप देखेंगे कि यार ये हो सकता है मेल फंक्शन है, मैं देख लूँ टेम्परेचर, प्रेशर, बाकी चीज़ें देख लूँ और थोड़ा सा इंतज़ार करूँ, मेरे पास बाकी पैरामीटर्स आ रहे हैं, बॉयलर सेफ है, और हो सकता है कि स्कैनर्स की वैल्यूज वापस आ जाएं। और अगर आप ये नहीं सोच सके और आप पैनिक सिचुएशन में चले गए तो आप फौरन कहेंगे कि बॉयलर बंद करवा दें। सवाल ये है कि क्या आपकी कंपनी या मेरी कंपनी या हम सब की कंपनियां ऐसी ट्रेनिंग्स हमें करवाती हैं जिसमें हमने इस किस्म की प्रेशर सिचुएशन में सोच कर फैसला करना है? क्या इस किस्म के प्रेशर सिचुएशन में आप सोच सकते हैं? क्या ये बायोलॉजिकली पॉसिबल है कि आप सोच सकें? पॉसिबल तो है, लेकिन हम सोचते नहीं हैं क्योंकि हमारी बायोलॉजी हमें किसी और सिस्टम के हवाले कर रही होती है, जो कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी प्रेशर सिचुएशन में, स्ट्रेस रिलेटेड सिचुएशन में आपके दिमाग के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि जब आप दिमाग के अंदर की चीज को समझेंगे तो तब आपको अंदाजा होगा कि आपने कब तेजी से फैसले करने हैं और कब सोचना है। और वो वक्त जब आप सोच नहीं सकते, आपने अपने दिमाग को सोचने पर मजबूर कैसे करना है, मैंने आपको ये 2 सिचुएशंस यहाँ पर बताई हैं। तो यहाँ पर इस सेशन में हम दिमाग की कुछ बायोलॉजी को पढ़ने जा रहे हैं, और ये बायोलॉजी इतनी आसान करके मैं बताऊंगा कि आपको इसके बारे में बहुत आसानी से अच्छे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। और यकीन जानिए कि हर इंसान को अपने दिमाग के बारे में अब पता होना चाहिए, उसे अंदाज़ा होना चाहिए कि उसका दिमाग कैसे काम करता है। जब आप स्ट्रेस में जाते हैं तो आपके दिमाग में एक घंटी है, 2 घंटियां हैं वैसे, और वो दोनों घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं। जब वो घंटियां बजना शुरू होती हैं तो वो आपके सोचने वाले दिमाग को, उसकी परफॉर्मेंस को कम कर देती हैं और फैसला करने वाले दिमाग को बहुत ज़्यादा ताकत दे देती हैं। इस वक्त जब आप पैनिक में होते हैं, जब आप स्ट्रेस में होते हैं, तो आपका दिमाग सोचने की कैपेसिटी रखता ही नहीं है। हत्ता कि बहुत से गलत फैसले इस वक्त किए जाते हैं क्योंकि इस वक्त आपके पास फैसला साजी होती है, आप फैसला बहुत तेजी से कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ कर फैसला करने वाली ताकत नहीं होती। आप सोच समझने वाली ताकत को मास्टर कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं, और उनके लिए मैं टेक्निक्स आपको इस पूरे कोर्स में बताने जा रहा हूँ कि ये जो सिचुएशन आई आप पर, जब आपको एकदम स्टेज पर बुला लिया गया और आपको कहा गया कि जी बेटा ये 400 लोग सामने बैठे हैं, इनको एक स्पीच दे दे, तो बिल्कुल वही सिचुएशन आपके पास है जो यहाँ पर आपको नजर आ रही है। जब क्रिकेट के मैच में आपको आखिरी ओवर करवाना होता है और सिर्फ 10 रन चाहिए, तो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है जब आपने अपने को काम डाउन करना होता है, थिंकिंग करनी होती है और स्ट्रेस को एक लेवल तक रखना होता है। तो ये जो घंटियां बजना शुरू होती हैं, ये घंटियां थिंकिंग ब्रेन की दुश्मन होती हैं, उनको चोक कर देती हैं। मैं आपको बायोलॉजिकली भी बताऊंगा, और ये आपका कंट्रोल आपसे ले लेती है। ये जो रिमोट कंट्रोल है ना, ये घंटियां आपसे ले लेती है। अब आपका चैलेंज इस पूरे कोर्स में ये है कि जब ये घंटियां मेरे दिमाग में बजना शुरू हो तो मुझे नंबर 1 अवेयरनेस हो, मुझे पता हो कि मैं स्ट्रेस में हूँ, और दूसरी चीज ये है कि मैं इन घंटियों को कैसे
इनकी फ्रिक्वेंसी बजने की आहिस्ता आहिस्ता स्लो करूं, इनको कैसे काम डाउन करूं। क्योंकि अगर ये घंटियां रुक जाएंगी, कम स्पीड से बजेंगी, तो मेरा थिंकिंग ब्रेन दोबारा एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। और अगर ये बहुत तेज से बजेंगी तो मेरा थिंकिंग ब्रेन ये चौक कर देंगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एक घंटी के पास और वो बहुत तेज तेज बज रही हो, तो आपकी आवाज़ तो कुछ भी नहीं होगी उसके मुकाबले में। अगर वो घंटी रुक जाए फिर आप बोले तो लोगों को समझ आएगी। बिल्कुल इसी तरीके से सोच के लिए ज़रूरी है कि ये घंटियां बंद हो, जिनका टेक्निकल नाम मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। इंसान ने जब सरवाइव करना था, जब इंसान जंगलों में रहता था, आज से तकरीबन 12,000 साल पहले इंसानों ने अपनी तहजीब बनाना शुरू की, मुख्तलिफ तहजीबों को डेवलप करना शुरू किया, तो सबसे बड़ा इंसान का चैलेंज ये था कि उसने सरवाइव करना है, उसने बका की जंग लड़नी है। क्योंकि उसके गिर्द दरिंदे थे, उसके गिर्द मौसमी तब्दीलियां थीं, बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जिनसे उसने बचना था और उसने सरवाइव करना था। और सर्वाइवल के लिए उसे मुख्तलिफ किस्म के रिसोर्सेज की भी ज़रूरत थी। उसने खाना भी इकट्ठा करना था, उसने उन चीज़ों से भी बचना था जो उसको बहुत ज़्यादा दुख दें, दर्द दें, और उसके साथ साथ उसने मुख्तलिफ दरिंदों से बचना था। जब इस वक्त इंसान के सामने कोई भी दरिंदा, कोई भी जानवर, शेर सामने आता, तो उसके पास इस स्ट्रेस को, इस शेर के अराइवल को हम स्ट्रेस कहेंगे, तो ये स्ट्रेस में आ गया। इसके रिस्पॉन्स के 3 तरीके होते हैं। आज भी हमारे पास 3 तरीके हैं, उस वक्त भी 3 तरीके। पहला रिस्पॉन्स ये हो सकता है, पहला रिस्पॉन्स वो है फाइट का, कि जब आपकी तरफ स्ट्रेस बढ़े तो आप फाइट मोड में आ जाएं, यानी इंसान शेर के साथ खड़ा हो जाए और मुकाबला करना शुरू कर दें, फाइट मोड में आ जाए। फाइट मोड में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत से मसल्स का काम करना ज़रूरी है। हम आगे देखेंगे कि जब हम फाइट मोड में जाते हैं तो हमारी बॉडी में किस किस्म की तब्दीली आती है। दूसरा रिस्पॉन्स ये भी हो सकता है कि वो वहाँ से भाग जाए, शेर को देखे और दौड़ लगा दे। ये भी एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। जिस तरह मैंने वुल्फ की बात की, फ्लाइट रिस्पॉन्स ये है कि आप फौरन भागते। और एक तीसरा रिस्पॉन्स भी होता है हमारे पास, जिसे फ्रीज रिस्पॉन्स कहा जाता है। और फ्रीज रिस्पॉन्स में इंसान बिल्कुल वहीं पर फ्रीज हो जाता है, इंसान जम जाता है। तो अगर शेर आपके सामने आया और आप फ्रीज हो गए, तो इसका मतलब यह है कि अब जो भी करना है वो शेर ने ही करना है। लेकिन हमारे पास 3 रिस्पॉन्सेज हैं। मैंने आपको बताया, पहला रिस्पॉन्स था फाइट का, जिसमें इंसान स्ट्रेस जो चीज़ कॉज कर रही होती है उससे फाइट मोड में आ जाता है। दूसरा रिस्पॉन्स हमारे पास होता है फ्लाइट का, जिसमें हम इधर उधर का रास्ता लेते हैं। हम डायरेक्ट स्ट्रेस को काउंटर नहीं करते, उसकी सोर्स को काउंटर नहीं करते, बल्कि हम पल्लू बचाकर भागने की कोशिश करते हैं। और तीसरा रिस्पॉन्स होता है फ्रीज रिस्पॉन्स, जिसमें इंसान बिल्कुल सुन्न हो जाता है और उसके पास रिस्पॉन्स देने का कोई भी तरीक़ाकार नहीं रहता। और तीसरा हमारे पास जो रिस्पॉन्स है वो फ्रीज है, और उसमें आप शेर के सामने बेबस होंगे, अपने आप को हेल्पलेसनेस का शिकार समझेंगे, आप बिल्कुल फ्रीज हो जाएंगे। और अब जो करना है वो शेर ने करना है। ना आप भागने जोगे हैं, ना आप में इतनी एनर्जी है कि आप भागते हैं, और ना ही आप शेर का मुकाबला कर सकते हैं। तो ये 3 रिस्पॉन्सेज हमारे पास होते हैं, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। 3 रिस्पॉन्सेज आपने याद रखने हैं। अब फर्ज कीजिए कि आप एक रोड पर जा रहे हैं, आपने एक सड़क को क्रॉस करना है, और अभी आप सड़क पर आए ही थे कि आपके सामने से बहुत तेजी से कार आपकी तरफ आ रही है। अचानक आपकी नज़र पड़ती है और कार बहुत स्पीड से आपकी तरफ आ रही है, उसकी स्पीड 120 किलोमीटर है। अब आपके पास, क्योंकि ये एक स्ट्रेस है, अब आपने स्ट्रेस रिस्पॉन्स देना है, तो आपके पास अब 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप फाइट रिस्पॉन्स दें, और फाइट रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि आप फौरन हाथ आगे इस तरह करें कि रुक जाओ, कार को आप रोकें कि भाई रुक जाओ। दूसरा रिस्पॉन्स है फ्लाइट रिस्पॉन्स, और फ्लाइट रिस्पॉन्स में आप फौरन तेजी से आगे जाने की या वापस आने की कोशिश करेंगे। आप कार को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि आप कार के आगे से हटने की कोशिश करेंगे। और तीसरा रिस्पॉन्स है फ्रीज रिस्पॉन्स। उसका मतलब यह है कि बिल्कुल आप सुन्न हो गए, अब आप इतने ज़्यादा परेशान हुए, स्ट्रेस आया कि उसके रिस्पॉन्स में आप फ्रीज हो गए, ना आप आगे जाने जोगे हैं और ना पीछे वापस आने जोगे हैं, और गाड़ी अब आपको
हिट करेगी करेगी। तो ये 3 रिस्पॉन्सेज इंसान उस वक्त देता है जब इंसान स्ट्रेस में जाता है। नॉर्मल जिंदगी में इंसान ये 3 रिस्पॉन्सेज नहीं देता, बल्कि ये उसी वक्त देता है जब वो स्ट्रेस में जाता है, जब उसको इमरजेंसी का सामना करना पड़ता है। और इमरजेंसी का सामना जब उसको करना पड़ेगा तो फौरन वो इन रिस्पॉन्सेज में जाएगा। और उसी वक्त कोशिश ये होनी चाहिए कि आप इन रिस्पॉन्सेज के साथ साथ अपना कंट्रोल वापस लेने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपने फौरन रिस्पॉन्स लेने की बजाय अपना कंट्रोल वापस लेने की कोशिश की तो आप कुछ जगहों पर गैर ज़रूरी स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज देने से बच जाएंगे। मसलन आपके बॉस आपकी तरफ आ रहे हैं और उन्होंने आपको सबके सामने, एक मजमे के सामने आपकी इंसल्ट करना शुरू कर दी, तो ये स्ट्रेस है। सोशल इंसल्ट तो इतनी बुरी चीज़ है, इस पर तो मैंने जितनी रिसर्च देखी है उसमें बताया जाता है कि ये इतनी ही खतरनाक है जितनी आप एक बंदे को मुक्के मारें या उसकी पिटाई कर दें। इतनी तकलीफ होती है, और इससे भी ज़्यादा तकलीफ होती है इंसान को सोशल रिजेक्शन पर या इंसल्ट पर। तो आपके लिए एक बहुत मेजर सोर्स होगा स्ट्रेस। और उस स्ट्रेस में अब आपके पास 3 रिस्पॉन्सेज हैं। या तो आप अपने बॉस के साथ फाइट करेंगे, आप भी सामने से बात करना शुरू कर देंगे, बिल्कुल वैसे रिस्पॉन्स देना शुरू कर देंगे, या आप वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, खिसक जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे, या बिल्कुल फ्रीज हो जाएंगे और जो वो कहते जा रहे हैं वो आप सुनते जाएंगे। ये 3 रिस्पॉन्सेज हैं जो कि आपके दिमाग में बिल्ट इन है, और इसी रिस्पॉन्सेज के साथ हमने सरवाइव किया है। तो क्योंकि हमने इन रिस्पॉन्सेज के साथ सरवाइव किया है, मुख्तलिफ किस्म के थ्रेट्स के साथ, जंगलों में दरिंदों के साथ, भूख के साथ, बदलते हुए मौसमों के साथ, इसलिए हमें ये रिस्पॉन्स आते हैं। तो अब एक छोटी सी एक्सरसाइज है, और वो एक्सरसाइज आपको ये बताएगी कि आपके स्ट्रेसर्स क्या हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन से ऐसे बिहेवियर्स हैं आपके या दूसरों के जो कि आपको स्ट्रेस में लेकर आते हैं। तो आप एक कागज और पेंसिल निकालिए और लिखिए कि मैं कब स्ट्रेस में आता हूँ। जब मुझे लोगों के सामने इंसल्ट किया जाता है, मैं तब स्ट्रेस में आता हूँ। जब मेरी वीडियोस लोग कम देखते हो, मैं तब स्ट्रेस में आता हूँ। जब कमेंट्स में लोग बहुत ज्यादा बुरे अलकाबात देते हैं, तब मैं स्ट्रेस में आता हूँ। तो हर बंदे के अपने मुख्तलिफ स्ट्रेसर्स हो सकते हैं, और उसे पता होना चाहिए कि ये मेरा स्ट्रेसर है। क्योंकि जब वो सिचुएशन फेस करे तो अब उसको ये पता होगा कि वो स्ट्रेस में है, तो वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स को बेहतर करने की कोशिश करेगा। अगर उसको मालूम ही नहीं है कि वो स्ट्रेस में है और उसने स्ट्रेस रिस्पॉन्स देना है, तो वो जो रिस्पॉन्स होगा वो इतना स्पॉन्टेनियस होगा, वो इतना शदीद होगा कि बाद में उसको, हमें बाद में दुख होता है कि उफ काश मैं ये ना कहता, उफ काश मैं ये वहां पर इस किस्म की लड़ाई ना करता। ये सारे के सारे अफसोस हमें बाद में होते हैं। तो आपने एक कागज लेना है और उस पर वो सारी चीजें लिखनी है जो कि आपको स्ट्रेस देती हैं। कम से कम 5 चीजें आपने जरूर लिखनी है, और फिर उनके साथ हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज जोड़ेंगे ताकि जब आप उस सिचुएशन में जाएं तो आप अपने आप को काम डाउन कर सकें। इंसान का दिमाग 2 किस्म के सेल से मिलकर बनता है। एक सेल की किस्म को हम न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स भी बहुत मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, लेकिन जेनेरिक अगर हम बड़ी टर्म में बात करें तो न्यूरॉन्स होते हैं, और दूसरे ग्लायल सेल्स होते हैं जो कि मेंटेनेंस के लिए, दिमाग की सफाई के लिए, सुथराई के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। जितनी ज़्यादा सिग्नलिंग होती है दिमाग की प्रोसेसिंग की, वो न्यूरॉन्स के थ्रू होती है। हमारे दिमाग में 83 बिलियन, 80 बिलियन, 100 बिलियन मुख्तलिफ वैल्यूज आती हैं रिसर्च पेपर्स में, इतने न्यूरॉन्स मौजूद हैं। एक न्यूरॉन की शक्ल मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इसके बीच में जो आपको पीला अंडा नजर आ रहा है, ये इसका न्यूक्लियस है। इसकी जो दुम है उसे एक्सॉन कहा जाता है, जिस पर सिग्नल ट्रेवल करता है, और ये अपनी ब्रांचेस के साथ दूसरे न्यूरॉन्स के साथ कनेक्शन बनाता है, मिलता है। तो जब 2 न्यूरॉन्स मिलते हैं तो इंसान कोई नई चीज सीखता है। मैं आपको यहाँ पर कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा जो कि आपने पहले भी देखी होंगी, जो कि ब्रेन से रिलेटेड हैं और हमें बताते हैं कि न्यूरॉन्स ब्रेन में किस तरीके से काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिग्नलिंग होती है, और एक जाल बिछा होता है दिमाग में न्यूरॉन्स का, और इनके बीच में मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक्सॉन पर जो शाहराएं हैं उन पर सिग्नल्स आते हैं, और वो फिर आगे की तरफ
ट्रैवल करते हैं और इस तरीके से हमारा दिमाग काम करता है। हमारे दिमाग को अगर बहुत सिंप्लीफाई करके देखा जाए, बहुत सिंपल आसान करके देखा जाए, तो उसके 3 हिस्से हैं। ये हिस्से आपने याद रखने, ये आपको हर जगह पर मेरे कोर्सेज में नजर आएंगे। मैं चाहे लीडरशिप का कोर्स कराऊंगा, चाहे मैं आपको न्यूरो मार्केटिंग का कोर्स करवाऊंगा, चाहे मैं टीचिंग का कोर्स करवाऊंगा, लर्निंग का कोर्स करवाऊंगा, पेरेंटिंग का कोर्स करवाऊंगा, न्यूरोप्लास्टिसिटी का कोर्स करवाऊंगा, उनमें ये जो बेसिक चीज है ये मालूम होनी चाहिए कि हमारे दिमाग के 3 हिस्से हैं। जो सबसे पहला हिस्सा डेवलप होता है इंसान का, उसे रेप्टिलियन ब्रेन, ओल्ड ब्रेन, प्राइमल ब्रेन कहते हैं, जो कि रेड कलर से यहाँ पे शो हो रहा है। और इस हिस्से में डिसीजन मेकिंग बड़ी तेज होती है। सबसे ज्यादा फास्ट डिसीजन ये दिमाग करता है। तो जब ये दिमाग आप पर हावी होता है तो आप बहुत तेजी से डिसीजंस करते हैं। उसके बाद जो दूसरा दिमाग का हिस्सा है बीच का, जिसको हमने यहाँ पर माल्टे रंग से, ऑरेंज रंग से शो किया है, उसे लिम्बिक ब्रेन कहा जाता है, जो कि सोशल और इमोशनल बिहेवियर्स के साथ कनेक्टेड होता है। इसको हम आगे भी डिटेल में देखेंगे। और तीसरा हिस्सा होता है नियोकॉर्टेक्स, जिसमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये सामने वाला दिमाग होता है, ये सोचने वाला दिमाग होता है, ये थिंकिंग वाला दिमाग होता है। ये हायर ऑर्डर जो हम थिंकिंग करते हैं, लॉजिकल जो थिंकिंग करते हैं, ये उसको परवान चढ़ाने के लिए दिमाग होता है। तो दिमाग हमारे पास 3 होते हैं एक बड़े दिमाग में, और मुख्तलिफ सिचुएशन में ये दिमाग के कंट्रोल मुख्तलिफ होते हैं। एक सिचुएशन में हो सकता है कि आपका थिंकिंग ब्रेन, जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो बहुत ज्यादा हावी हो बाकी दिमागों पर, उसकी प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा, कंट्रोल उसके पास हो। एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें लिम्बिक ब्रेन बहुत ज्यादा कंट्रोल में हो, और ऐसी सिचुएशंस भी आएंगी जिसमें रेप्टिलियन ब्रेन, जिसे प्राइमल ब्रेन कहा जाता है, बेहतर नाम वैसे प्राइमल ब्रेन है, वो बहुत ज्यादा कंट्रोल में होता है, हम उसी की सुनते हैं। तो रेप्टिलियन ब्रेन कब कंट्रोल लेता है? जब हमारी बका की जंग होती है। मसलन आप एक जगह पर बड़े खुश खुश जा रहे हैं और अचानक आपको कोई ऐसी चीज नजर आई जिससे आप ये फील करें कि ये मुझे, मेरी बका अब खतरे में है, तो वहां पर कंट्रोल फौरन रेप्टिलियन ब्रेन के पास चला जाएगा। स्ट्रेस रेप्टिलियन ब्रेन को एक्टिवेट करता है, और रेप्टिलियन ब्रेन की जितनी भी इनपुट्स हैं, जो सेंसरी इनपुट्स हैं, आंख, नाक, ये सारी, ये रेप्टिलियन ब्रेन के पास आ रही होती है। तो वो प्रोसेस कर रहा होता है, हर वक्त देख रहा होता है कि कहीं किसी वक्त मुझे कोई थ्रेट तो नहीं है, मुझे कोई फियर तो नहीं है। तो याद रखिए कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन भी रेप्टिलियन ब्रेन के पास आती है। रेप्टिलियन ब्रेन बॉडी को भी कंट्रोल कर रहा है, वो भी हम आगे देखेंगे बॉडी में क्या कर रहा है, लेकिन साथ साथ वो हर जगह पर थ्रेट को हर वक्त कैलकुलेट कर रहा होता है। अब जब मैं अपने स्टूडियो में बैठा हूं और मुझे थ्रेट महसूस नहीं हो रहा, तो इस वक्त मेरा रेप्टिलियन ब्रेन भी रिलैक्स्ड है, उसने ज्यादातर कंट्रोल मेरे सामने वाले यानी फ्रंटल कॉर्टेक्स को दिया हुआ है। लेकिन सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन आती है वो रेप्टिलियन ब्रेन के पास है, और जो ही मुझे खतरा महसूस होगा तो मैं स्ट्रेस में जो जाऊंगा, तो उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो 2 किस्म के ब्रेन से आएगा, लिम्बिक और रेप्टिलियन ब्रेन। और जब आप रेप्टिलियन ब्रेन में जाते हैं, एक्टिवेट करते हैं, मैंने आपको यहाँ पर भी दिखाया कि हमारे पास 3 किस्म के ब्रेन है। तो जो सर्वाइवल स्टेट में जब आप जाते हैं, तो ये रेप्टिलियन ब्रेन, मैं इसको पीछे वाला दिमाग कहता हूँ, इसमें आपके पास यहाँ पे स्टेम आती है और मुख्तलिफ दिमाग के हिस्से आते हैं, और बीच में लिम्बिक ब्रेन है जो कि सोशल और इमोशनल, जब भी आप इमोशन से घिर जाएंगे तो आपका ये वाला हिस्सा बहुत ज्यादा आपका कंट्रोल ले चुका होता है, या जब आप सोशली लोगों के साथ एंगेज होते हैं तो उस वक्त भी लिम्बिक ब्रेन बहुत ज्यादा कंट्रोल में होता है। और फिर हमारे पास एग्जेक्टिव फंक्शंस के लिए, थिंकिंग के लिए, इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए, अपने आप को काम डाउन रखने के लिए कॉर्टेक्स है। तो जब रेप्टिलियन ब्रेन किसी वजह से एक्टिवेट होता है तो हमें बहुत सी चेंजेस अपनी बॉडी में नजर आती हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि ये जो स्ट्रेस ब्रेन है, रेप्टिलियन ब्रेन है, प्राइमल ब्रेन है, ये कब एक्टिवेट होता? जब आपको शदीद दर्द हो, बका की जंग है, याद रखिएगा, सर्वाइवल, जब आप शदीद खतरे में हो तो उस वक्त ये एक्टिवेट हो जाए, ये फौरन चार्ज ले लेता है। लेकिन अब बड़ी अहम बात है, जब आपकी ईगो हर्ट होती है, जब आपको ऐसे लगता है कि मेरी इज्जत का मसला है, जी मेरी इज्जत का मसला है, तो उस वक्त भी रेप्टिलियन ब्रेन टेक ओवर कर लेता है। और याद रखिएगा, डिसीजन बहुत तेज करता है, ये अच्छे फैसले नहीं करता, लेकिन फैसले बहुत तेज करता है। इंसान की रिप्रोडक्शन का
जो सिस्टम है, जब आपको ये लगे या किसी भी, क्योंकि ये जानवरों के पास भी होता है, यही रेप्टिलियन ब्रेन नाम भी सजेस्ट करता है। तो जब किसी भी स्पीशी को ये लगे कि वो एक्सटिंक्शन का शिकार होने जा रहे हैं, वो ऐसे ऐसे खत्म होने जा रहे हैं, तो उस वक्त रेप्टिलियन ब्रेन के पास बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता है। जब आप रोते हैं, जब आप दुख में होते हैं, जब आप गमजदा होते हैं, उस वक्त भी रेप्टिलियन ब्रेन टेक ओवर कर चुका होता है। तो अब आपको याद होना चाहिए कि जब भी आप डरे होंगे, जब आप पेन में होंगे, जब आपको लगेगा कि मेरी ईगो हर्ट हुई है, जब आपको दुख होगा, उस वक्त आप रेप्टिलियन ब्रेन आपका टेक ओवर कर लेगा। और जब रेप्टिलियन ब्रेन आपकी बॉडी को टेक ओवर करता है तो वो फौरन, क्योंकि उसने सर्वाइवल की जंग लड़नी, तो वो क्या करेगा? आपने शाम को देखा, आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, आपको मसल्स की, पैरों में एनर्जी चाहिए। क्यों? आपने भागना है। अगर आपने एक आदमी आता हुआ देखा सामने से, जो बॉक्सर है, वो बॉक्सिंग करने आ रहा है, तो अब आपके इन मसल्स को, बॉडी के मसल्स को एनर्जी चाहिए। तो रेप्टिलियन ब्रेन फौरन एक्टिवेट होता है और वो ब्लड का फ्लो उन हिस्सों की तरफ कर देता है जिनके मसल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए। आपकी आंखों के अंदर जो पुतली है वो फैल जाती है। क्यों? साइंटिफिक वजह, क्योंकि आपको ज्यादा रोशनी चाहिए। आप अंधेरे में है तो आपको देखना है, आप रोशनी में है तो आपको और ज्यादा क्लियर देना है। सेंसेस आहिस्ता आहिस्ता सुपर सेंसेस बन जाती हैं। आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, आपको बॉडी में ज्यादा ब्लड चाहिए, क्योंकि आपने भागना है, आपने लड़ना है, आपने फाइट रिस्पॉन्स देना है, आपने फ्ली रिस्पॉन्स देना है, तो आपको ज्यादा ब्लड चाहिए। आपकी पल्स तेज हो जाएगी, आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा। गुस्सा जब आता है तो देखें, हमारी पल्स तेज हो जाती है, हमें पसीना आना शुरू हो जाता है, सांस जोर जोर से लेना शुरू कर देते हैं, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, ब्लड का फ्लो ज्यादा चाहिए, हार्ट रेट ऊपर की तरफ जाती है। ये वो चीजें हैं, जब आप समझ जाएं कि आपको जब ये सिम्टम्स नजर आए तो आप रेप्टिलियन ब्रेन में जा चुके हैं। और ये सिम्टम्स अमूमन उस वक्त होते हैं जब इंसान या तो बहुत ज्यादा डरा हो, या वो लड़ने के मूड में हो, भागने के मूड में हो, तो ये चीजें आपको नजर आएंगी। रेप्टिलियन ब्रेन में जब आप गए तो आप इस तरीके से अपने आप को पहचान सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ वीडियोस हैं लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं, आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि एक साहब है, उन्होंने बाजा पकड़ा हुआ है, बहुत तेज आवाज है, और दूसरे साहब आराम से जा रहे हैं और वो उनके करीब जाकर बाजा जोर से बजाते हैं। तो उनका जो रिस्पॉन्स है ना, शुरू का जो पहले 3-4 सेकंड का रिस्पॉन्स है, जिसमें वो एक घड़ा फेंकेंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, एकदम किसी तरफ भागेंगे, उस जो वो माइक्रो सेकेंड्स हैं, उनमें जो रिस्पॉन्स आपको नजर आएगा वो रेप्टिलियन ब्रेन का रिस्पॉन्स है। ये वो रिस्पॉन्स है जब आपको एकदम सांप नजर आता है और आपकी चीख निकलती है और आप बेहंगम तरीके से एक तरफ भागते हैं। रेप्टिलियन ब्रेन उस वक्त आपके दिमाग को टेक ओवर कर चुका होता है। इस किस्म के मुख्तलिफ बिहेवियर्स आपको नजर आएंगे रेप्टिलियन ब्रेन में, और आपने इंसानों को बड़े आराम से उसमें देख सकते हैं। दूसरा, हमारे पास लिम्बिक ब्रेन है। लिम्बिक ब्रेन में हम इमोशंस, मैंने आपको बताया, सोशल एक्टिविटीज जब होती है, मेमोरी लिम्बिक ब्रेन से बहुत ज्यादा ताल्लुक रखती है, लर्निंग, मोटिवेशन। अगर आप मोटिवेशन में बहुत पीछे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको लिम्बिक ब्रेन पर ध्यान देने की जरूरत है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जो फियर रिस्पॉन्स होता है उसमें भी लिम्बिक ब्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो जब आप स्ट्रेस में जाते हैं तो लिम्बिक ब्रेन और उसके साथ साथ प्राइमल ब्रेन ये ज्यादा एक्टिव होते हैं। और फिर हमारे पास आता है फ्रंटल कॉर्टेक्स, और फ्रंटल कॉर्टेक्स में मैंने आपको बताया कि लॉजिक्स होती हैं, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, इमोशन की रेगुलेशन होती है। जो बंदा फ्रंटल कॉर्टेक्स से ज्यादा सोचता है वो बहुत ज्यादा इंपल्सिव नहीं होता, वो फौरन गुस्से में नहीं आता, उसको वट नहीं चढ़ता, वो एकदम खड़ा होकर बात है, वो काम डाउन होता है, ठंडा होता है, फोकस करता है, स्लो डिसीजंस करता है, फास्ट डिसीजंस नहीं करता। एग्जेक्टिव फंक्शंस होते हैं, हमारी फंक्शनल मेमोरी है वो हमें यहाँ पर नजर आती है। अगर आप ब्रेन स्विच देखना चाहते हैं, जिस तरह मैं इस वक्त फ्रंटल कॉर्टेक्स, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं चीजें सोच रहा हूं, साथ साथ बोल रहा हूं, तो इस वक्त मैं फ्रंटल कॉर्टेक्स में ज्यादा ऑपरेट कर रहा हूं। लेकिन एक साहब अगर मेरे सामने आएंगे और कहेंगे दिल साहब आप तो गुस्से में लग रहे हैं, तो मैं उनको हंस के कहूंगा नहीं भाई मैं गुस्से में नहीं हूं। यही चीज इस मूवी में भी दिखाई गई है, एंगर मैनेजमेंट। आप इस क्लिप को जाकर खुद भी देख सकते हैं। लेकिन उसके साथ एक दूसरा आदमी आया और वो कहे यार आप गुस्से में हैं, जरा थोड़ा सा अपने आप को ठंडा करें, तो मैं कहूंगा भाई मैं कहां पर गुस्से पे हूं। फिर एक तीसरा आदमी आके कहेगा क्या दिल साहब क्या हुआ, आपका तो मुंह लाल हुआ है। तो अब क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, तो मैं फील करूंगा, थ्रेटन फील करूंगा, और मेरा कंट्रोल मेरे सामने वाले दिमाग से आहिस्ता आहिस्ता मेरे पीछे वाले दिमागों के पास जाना शुरू हो जाएगा। वो घंटी आहिस्ता आहिस्ता तेज होना शुरू हो जाएगी और मैं स्ट्रेस की तरफ जाऊंगा। अब स्ट्रेस में जब मैं जाऊंगा तो मेरा रिस्पॉन्स होगा, या तो मैं उनसे लड़ूंगा, गुस्से में आ जाऊंगा वाकई, और उनको कहूंगा कि भाई आप क्यों बार बार कह रहे हैं कि मैं गुस्से में हूं, या मैं वहां से उठ के चला जाऊंगा, ठीक है, पानी पी लूंगा कि मैं गुस्से में नहीं हूं, और या फिर मैं चुप करके वहीं पर
बैठ जाऊंगा। तो इस तरीके से हमारा दिमाग जो है वो या तो बहुत तेजी से स्विच करता है, जिस तरह मैंने आपको बताया, और हमारा दिमाग आराम से भी स्विच करता है। तो ये एक मॉडल है ब्रेन का मॉडल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने ज़िंदगी में आगे जितनी भी चीज़ें पढ़नी हैं वो इस मॉडल से ताल्लुक़ रखती हैं। फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए प्राइमल ब्रेन होता है, सोशल प्रोटेक्शन के लिए लिम्बिक ब्रेन होता है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है, और फिर हम लर्निंग जो करते हैं वो कॉर्टेक्स में करते हैं। इन 3 छोटे दिमागों के साथ हम रहते हैं। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि जब आप एक किताब पढ़ रहे हैं तो आप किस ब्रेन में ज़्यादा हैं? किस ब्रेन के पास दिमाग का कंट्रोल ज़्यादा है? जी हाँ, कॉर्टेक्स के पास, फ्रंटल कॉर्टेक्स के पास, क्योंकि आप थिंकिंग कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अगर आप एक प्रेजेंटेशन, आपको फौरन कहा जाता है कि यार आए, और मैनेजमेंट आपकी सारी सामने बैठी हुई है, तो आपने इस मैनेजमेंट को प्रेजेंट करना है, और सामने आपके 25 मैनेजर्स बैठे हैं, और एकदम आपको कह दिया जाता है, अब किस ब्रेन में आप जाएंगे? बिल्कुल, अब आप लिम्बिक और प्राइमल ब्रेन में जा चुके हैं, क्योंकि स्ट्रेस आ गया है आपका। जब आप दोस्तों से मिलते हैं उस वक्त आप किस ब्रेन में ज्यादा ऑपरेट कर रहे होते हैं? आप लिम्बिक ब्रेन में, क्योंकि सोशल एक्टिविटी है आपके पास। और जब आप गुस्से में आर्गुमेंट कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी आप प्राइमल ब्रेन, और उसमें कुछ हिस्सा लिम्बिक ब्रेन का भी है। तो मैं आपको वो 2 घंटियां जो मैंने आपको बताई थी उनसे ये 2 घंटियां यहाँ पर हमारे लगी होती हैं, इन्हें अमिगडाला कहते हैं। और अमिगडाला, जब भी हम फेयर में आते हैं या स्ट्रेस में आते हैं, तो ये रेजोनेट करना शुरू कर देती हैं, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं। और जब ये वाइब्रेट करना शुरू करती है तो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो सामने है उसको चोक कर देती हैं। अब इसके पास ये सलाहियत नहीं रहती, क्योंकि ये घंटियां इतनी तेज से बज रही हैं। टेक्निकल वर्ड में आपको बताऊं तो ऑक्सीजन का फ्लो कम हो जाता है। जब इस दिमाग के हिस्से को ऑक्सीजन का फ्लो कम होता है तो इसका काम करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, और आपको लामहला, यही चीज मैंने आपको यहाँ पर दिखाई, इसे कहते हैं अमिगडाला हाईजैक। जब अमिगडाला वाइब्रेंट होता है तो उस वक्त वो हमारे दिमाग के सोचने समझने वाले हिस्से को हाईजैक कर लेता है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं ओवरवेल्म्ड। हमें पता ही नहीं चल रहा कि मैंने करना क्या है, मैं नाम भूलना शुरू हो जाता हूँ परेशानी में, मुझे ये नहीं पता चलता मैंने डिसीजन क्या करना है, मैंने किस तरफ जाना है, और मेरी मेमोरी जो है वो खत्म होना शुरू हो जाती है, मेरी जो जहनी सतह है वो नीचे आना शुरू हो जाती है, नंबरों की कैलकुलेशन मुझे जो अमूमन आती होती है वो भूल जाती है, स्क्वायर रूट नहीं कैलकुलेट कर रहे होते हैं, मेरा जो कंट्रोल है अपने ऊपर वो लूज होना शुरू हो जाता है, इमोशंस बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं। और उसके साथ साथ जो मेरे डिसीजन होते हैं इस वक्त वो बड़े खतरनाक डिसीजन हो सकते हैं, क्योंकि कॉर्टेक्स, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, पीएफसी, डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे बेहतरीन जगह है दिमाग की। तो अगर आप इसको बाईपास करके डिसीजन ले रहे हैं तो ये आपके लिए और बाकियों के लिए बहुत खतरनाक है। यहाँ पर आज हम अपने सेशन का इख्तिताम करते हैं, और हमने यहाँ पर आपको बताया कि किस तरीके से दिमाग काम करता है। लेकिन अभी दिमाग खत्म नहीं हुआ, जब स्ट्रेस में जाते हैं तो दिमाग खत्म नहीं हुआ, हमने दिमाग को और भी कुछ पढ़ना है। लेकिन यकीन जानिए कि दिमाग से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट आप फ्यूचर में पढ़ेंगे, क्योंकि अब दिमाग पर इतनी अच्छी रिसर्च हो चुकी है कि दिमाग आपकी मैनेजमेंट के तमाम सब्जेक्ट्स में आएगा। तो लीडरशिप न्यूरो लीडरशिप बन जाएगी, डिसीजन मेकिंग न्यूरो डिसीजन मेकिंग बन जाएगी, और क्रिटिकल थिंकिंग न्यूरो क्रिटिकल थिंकिंग बन जाएगी। तो हर चीज में आपको दिमाग के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब एक मर्तबा अच्छे तरीके से ये चीजें पढ़ लें, ताकि जब हम आज की साइंस पढ़ेंगे, आज की सोशल साइंस भी पढ़ेंगे, तो उसमें भी हमें इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, और हफ्ते को इस सेशन को लोगों तक प्रमोट कीजिए, क्योंकि इस सेशन को बनाने में बड़ी मेहनत होती है, एक एक चीज जाकर देखनी पड़ती है, एक एक रिसर्च लेकर आनी पड़ती है। लेकिन जब लोगों का मैं रिस्पांस देखता हूँ, वो मुझे अंदाजा भी है, मैं 7 सालों से यही काम कर रहा हूँ, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इतना कीमती डेटा, इतनी कीमती प्रेजेंटेशन, इतने कीमती सेशंस आपको अगर मैं पैसों पर रख कर देना शुरू करूं तो आप भागे आएंगे और कहेंगे जी कि ये चीजें हमें बताएं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव करें, आप अपनी दिमागी सलाहियत को इम्प्रूव करें, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को इम्प्रूव करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट को इम्प्रूव करें, तो हम इस तरफ इसलिए नहीं आ रहे कि यार लेक्चर लंबे होते हैं और यार वो बड़े सूखे से लेक्चर होते हैं। लेकिन यकीन जानिए ये वो सही डाटा है जो आपको बदल देगा, ये वो डाटा है जो कि ऑथेंटिक है, जो बिल्कुल, इसमें कोई एक चीज भी चैलेंजेबल नहीं है। सारी की सारी चीजें किसी न किसी किताब से ली गई हैं, किसी न किसी साइंसदान
की बात से या उसकी रिसर्च से ली गई हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिन्हें पढ़ने की पाकिस्तानियों को ज़रूरत है। हम जिन चीज़ों के पीछे बार-बार जा रहे हैं, हमें अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए कि बेटा इस तरफ आएँ ताकि आप आगे बढ़ सकें। आगे की दुनिया, उसके हालात बहुत मुश्किल होने वाले हैं। हमें पढ़ना भी है, हमने अपने दिमाग से बेहतरीन काम भी लेना है। हमने एक यंग जनरेशन है लेकिन हमने ज़हीन बनना है। हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि उन्होंने अपने दिमाग को किस तरह मैक्सिमाइज़ करना है, स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, लड़ाइयाँ कम हो माशरे में, खुशी फैले। हम ऑलरेडी बड़े स्ट्रेस्ड हैं, उनको कैसे हैंडल करना है जो स्ट्रेस हमें अपने हालात की वजह से मिल रहे हैं। तो खुदारा लोगों को इस कोर्स की तरफ लेके आइए, उन्हें कन्विंस कीजिए और एक खजाना है, उस खजाने को मिस ना कीजिए। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक